हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। हम पढ़े थे राजस्थान भूगोल और राजस्थान भूगोल में हम पढ़े थे जलवायु वर्गीकरण। और जलवायु वर्गीकरण में भी हमने जो कंप्लीट कर लिया था वो कर लिया था एक तो भारत मौसम विभाग के अनुसार जलवायु वर्गीकरण और जो कोपेन का है वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। और आज हमारा जो थर्ड जो वर्गीकरण था वो था थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट का वर्गीकरण थॉर्नवेट का वर्गीकरण इसमें हमने पढ़ लिया था कि हमने जो हमारे पिछली क्लास में एक चार्ट बनाया था उसमें हमने देखा था कि थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण था, थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण था इसका जो आधार था, इसका आधार था वर्षा, तापमान और वनस्पति, या इसको कहेंगे तापमान जगह वाष्पोत्सर्जन। जो थॉर्नवेट था, थॉर्नवेट का आधार था किस वर्गीकरण पर, किस आधार पर थॉर्नवेट ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया, तो वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार का ऊपर जो थॉर्नवेट था, थॉर्नवेट ने 4 भागों में जलवायु को था, अर्थात जो राजस्थान की जलवायु उसको 4 भागों में इन चीजों को अर्थात वर्षा को, टेम्परेचर को और वनस्पति को आधार मानकर 4 भागों में विभक्त किया। तो वो 4 भाग कौन कौन से थे? वो 4 भाग कौन कौन थे? वो थे एक तो CA-W, सेकंड था DA-W, थर्ड था DA-W और फोर्थ था ED-A। ये 4 जो पार्ट थे, ये 4 पार्ट थे किसके? जो हमारा जलवायु वर्गीकरण था उसका। ये आएगा EA-D। ये 4 जो जलवायु वर्गीकरण थे जिसके आधार पर थॉर्नवेट ने वर्षा, तापमान और वनस्पति अर्थात वाष्पोत्सर्जन को आधार मानकर इन 4 भागों में विभक्त किया। जो CA-W है इसका अर्थ है अर्थात इसकी जो फुल फॉर्म मान लो वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। सेकंड है हमारा DA-W, इसकी जो फुल फॉर्म है, इसका जो पूरा नाम है वो है उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार जो हमारा तो तीसरा है DB-W आएगा यहाँ पर, सॉरी DB-W। जो हमारा तीसरा है DB-W, उसकी फुल फॉर्म है मध्य तापीय या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। मध्य तापीय या कहें कि उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और जो चौथा है हमारा EA-D, ये है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये 4 हमारे जो थॉर्नवेट के वर्गीकरण के साथ जो राजस्थान का जो टेम्परेचर था, राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण था इन 5 भागों में विभक्त किया है। तो कौन कौन से थे? एक तो था हमारा CA-W उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसका जो ऐसे कहें कि इसमें इसका ज्यादा वर्गीकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका डायरेक्ट कहें कि इसका जो CA-W था, डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पिछले पढ़ा था कि इसका डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अधिकतर पूछते हैं कि इसका जो मेन प्रतिनिधि जिला है, प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो CA-W है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है डूंगरपुर। इसका प्रतिनिधि जिला है वो है डूंगरपुर, CA-W। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है सवाना प्रकार की वनस्पति। सवाना प्रकार की वनस्पति, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है डूंगरपुर। और ये है हमारा जो थॉर्नवेट के वर्ग पहला CA-W। दूसरा हमारा DA-W। DA-W है ये हमारा, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है अजमेर। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है अजमेर। और DA-W है, यह है थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार। DA-W है ये थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार
सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो है DA-W, अर्थात जो DA-W है, ये इसका जो विस्तार, अगर विस्तार देखें तो इसका विस्तार है जो हमारा मध्य पूर्वी जो राजस्थान है, मध्य पूर्वी जो राजस्थान है उसमें इसका विस्तार है। मध्य पूर्वी जो राजस्थान है अर्थात इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे देखिए इसमें जो जिले आते हैं उनकी बात करते हैं हम। अब ये बड़ा है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं इसकी बात करें हम कि DA-W है, यह सबसे बड़ा भौतिक जलवायु प्रदेश है थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार। तो इसका जो इसमें जो जिले आते हैं अर्थात इसका वर्गीकरण किन किन अर्थात विस्तार किन किन जिलों में वो देखते हैं। एक तो है अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसके बाद अजमेर, अजमेर जो कि इसका प्रतिनिधि जिला है। इसके बाद भीलवाड़ा, बूंदी, उसके बाद चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सॉरी डूंगरपुर नहीं आएगा, डूंगरपुर क्योंकि इसका उष्णकटिबंधीय का डूंगरपुर है। इसके बाद आएगा राजसमंद, इसके बाद सिरोही, सिरोही जिसमें माउंट आबू को छोड़ के माउंट आबू आएगा जो CAWS में आएगा, माउंट आबू जो आएगा CAWS के अंतर्गत आएगा। जो सिरोही का अतिरिक्त भाग है वो इसमें आएगा DAWS में, माउंट आबू को छोड़कर। तो इस प्रकार जो इसका वर्गीकरण है इन जिलों में है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, टोंक आदि। इन प्रकार के जो हमारे मध्य पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं इनमें इसका विस्तार है। तो पहला क्या होगा हमारा, एक तो पहला हो गया CA-W उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है डूंगरपुर। दूसरा देखिए हमारा DA-W थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो है DA-W, और यहाँ इसका जो विस्तार है इस प्रकार है अलवर, भरत, जयपुर, जो हमारे मध्य पूर्व राजस्थान के जो जिले आते हैं उनमें इसका वर्गीकरण है। और इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है अजमेर। DA-W उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है, एग्जाम में मेन रूप से प्रतिनिधि जिले के बारे में पूछा जाता है कि इसका जो प्रतिनिधि जिला है DA-W का जो प्रतिनिधि जिला है अर्थात उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है, तो उसका प्रतिनिधि जिला है अजमेर। हमारा तो तीसरा है DB-W, उसके बारे में देखते हैं कि DB-W का जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है। DB-W, DB-W इसका जो हमारा पूरा नाम हमने पढ़ लिया था, इसका पूरा नाम है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसका जो नाम है वो है अर्धशुष्क या मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका प्रतिनिधि जिला है वो है बीकानेर। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है बीकानेर। इसके बाद जो हमारा तीसरा है, जो हमारा अंतिम है वो है हमारा जो C8 जो हमारा E-A-D, जो हमारा तीसरा है लास्ट है वो है E-A-D, अर्थात शुष्क मरुस्थलीय अर्थात उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है जैसलमेर। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है जैसलमेर। तो यहाँ पर देख लो हमारा जो थॉर्नवेट का वर्गीकरण है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण यही होता है क्या कि इसको आधार मान का, पहला तो थॉर्नवेट के वर्गीकरण का आधार क्या क्या था, तो इसका जो आधार था वो था वर्षा, तापमान और वनस्पति। कितने भागों में विभक्त किया, 4 भागों में विभक्त किया। एक तो CA-W, दूसरा DA-W, तीसरा DB-W और चौथा
B, A-D। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, पहला तो इनके प्रतिनिधि जिले के बारे में, जैसे C-A-W का जो प्रतिनिधि जिला है वो है डूंगरपुर, D-A-W इसका है अजमेर, D-B-W इसका प्रतिनिधि जिला है बीकानेर, और जो हमारा लास्ट है E-A-D इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है जैसलमेर। और सबसे जो बड़ा थॉर्नमेट के वर्गीकरण का जो सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो है D-A-W। तो ये हमारा दूसरा जो तीसरा वर्गीकरण था थॉर्नमेट का वर्गीकरण वो इतना है। इसके बाद जो हमारा चौथा वर्गीकरण है वो है हमारा ट्रिवोर्थो का वर्गीकरण। जो हमारा जो चौथा वर्गीकरण था वो था ट्रिवोर्थो का वर्गीकरण, ट्रिवोर्थो का वर्गीकरण। ट्रिवोर्थो का वर्गीकरण था, हम पहले पढ़ लिया कि जो ट्रिवोर्थो था इसका जो आधार था वो थी वनस्पति। इसकी जो आधार था कि किस आधार पर इसने जलवायु प्रदेशों अर्थात राजस्थान के जलवायु प्रदेशों किस आधार पर इसने विभक्त किया, तो इसका जो आधार था वो था वनस्पति। और इसने चार भागों में ही जो राजस्थान की जलवायु उसको विभक्त किया। वो किस प्रकार है, कौन कौन से है वो देखते हैं कि इसने जो राजस्थान की जलवायु है उसको वनस्पति को आधार मानकर चार भागों में विभक्त किया। वो कौन कौन से है, एक तो है AW, दूसरा है BWH, तीसरा है BSH और चौथा है CAW। इन चार जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। इसमें इनका जो नाम है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, BWH का अर्थ है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय या कहेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा है BSH, इसका नाम है उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। चौथा है CAW, इसका नाम है उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये चार भागों वर्गीकृत कर किया है। कौन कौन से भागों में, कि एक तो है हमारा AW अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु आर्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा BWH उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा BSH उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और चौथा है हमारा CAW उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ट्रिवार्थो ने वनस्पति को आधार मानकर राजस्थान की जो जलवायु है उसको चार भागों में विभक्त किया है। यहां पर देखें कि जो AW है, AW का जो डायरेक्ट देखें तो जो वो है प्रतिनिधि जिला, AW का जो प्रतिनिधि जिला है, देखते हैं मत जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा कि AW का जो प्रतिनिधि जिला है वो है डूंगरपुर। वो क्या है, डूंगरपुर। उसी प्रकार BWH इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है जैसलमेर। BSH अर्थात अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, ट्रिवोर्थो के अनुसार इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है नागौर। और CAW इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो ये चार जो जलवायु प्रदेश थे जो ट्रिवार्थो के वर्गीकरण के अनुसार, ट्रिवार्थो का जो वर्गीकरण वो हुबहू जो टू कॉपी है वो है कोपेन के वर्गीकरण की, जो कि हमने पहले पढ़ लिया क्योंकि इसका आधार भी वनस्पति था और कोपेन के जो वर्गीकरण था उसका आधार भी वनस्पति था। तो इसका जो पहला है वो है AW, दूसरा BWH, तीसरा BSH और चौथा CAW। और इनके जो प्रतिनिधि जिले वो क्रम से है, पहला का है डूंगरपुर, BWH अर्थात उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय का है जैसलमेर, नागौर और सवाई माधोपुर। तो ये हो गया हमारा जो लास्ट जो जलवायु वर्गीकरण था ट्रिवोर्थो का, चौथा जो वर्गीकरण था वो कंप्लीट हुआ कि ट्रिवोर्थो ने वनस्पति को आधार मानकर राजस्थान की जलवायु को चार भागों में विभक्त किया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जलवायु
छोटा सा टॉपिक है क्या कि जलवायु, हमारा जो राजस्थान की जलवायु है उसकी जो विशेषता है वो क्या क्या है। तो पहली विशेषता ये है कि जो राजस्थान में जो औसत जलवायु, औसत जो वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है राजस्थान में, जो औसत वर्षा होती है वो होती है लगभग 57 के समथिंग, अर्थात 57.51 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पर राजस्थान में वर्षा होती है। राजस्थान की जो जलवायु है वो है शुष्क या कहें कि आर्द्र, आर्द्र जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। तीसरा देखें कि सर्दियों में बारिश होती है, जिसे हमने क्या नाम दिया था, मावठ का नाम दिया था। चौथा देखें तो पूर्वइया। इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु की विशेषता है क्या क्या कि इसकी औसत वर्षा है। मेन ये है कि औसत वर्षा, कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, राजस्थान में औसत वर्षा होती है 57.5 या 57.51 सेंटीमीटर राजस्थान में वर्षा होती है। तो ये हमारा जो टॉपिक था राजस्थान की जलवायु के लेकर, राजस्थान की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु, हमने विस्तार से पढ़ा है। और भी अगर कुछ आपको कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। तो ये हमारा जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं हम अगला जो टॉपिक है, अर्थात राजस्थान भूगोल में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राजस्थान भूगोल में हमारा टॉपिक खनिज। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है खनिज, अर्थात कि आज हम थोड़ा खनिज के बारे में नॉर्मल अध्ययन करेंगे कि खनिज क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कि राजस्थान में खनिज की क्या क्या वो है, स्थायित्व है। तो जो खनिज है, पहली बात तो खनिज होता क्या है, तो भूगर्भ से खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं, भूगर्भ से खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। तो पहली बात ये खनिज डायरेक्ट होते हैं, वो खनिज को कई जो लंबी प्रक्रिया होती है खनिज जो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी जो प्रक्रिया होती है खनिज में। खनिज जो भूगर्भ से जो पदार्थ निकलता है उससे अयस्क बनता है, अयस्क से जाके कहीं धातु बनती है। तो ये लंबा प्रक्रम होता है कि जमीन को खोदा, भूगर्भ को खोदा, पदार्थ निकला, उसको उसके में अयस्क के रूप में जो खनिज होता है वो अधिकतर अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात उसमें अशुद्धियां मिली रहती हैं, जिनको विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, जो कि हम जब हमारा उद्योग तो राजस्थान के उद्योग चलेगा उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला खनिज के बारे में देखिए, खनिज होता क्या है। तो खनिज होता है क्या कि भूगर्भ से जो खोदकर जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम सामान्य रूप में खनिज कहते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन क्या, पहली बात तो ये कि राजस्थान है हमारा, राजस्थान में खनिजों की विभिन्नता है, खनिजों की विभिन्नता है, अर्थात राजस्थान में विभिन्न प्रकार के अर्थात अधिक अधिक खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। डायरेक्ट एग्जाम पूछ ले कि निम्न में से कौन से राज्य को भारत का, अर्थात भारत का खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा राजस्थान की, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। दूसरी बात है राजस्थान के अंदर कि जो हमारी अरावली पर्वतमाला है, अरावली का जो क्षेत्र, अरावली क्षेत्र को कहा जाता है खनिजों का भंडार गृह, खनिजों का भंडार गृह। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो अधिकतर जो हमारे राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं वो अधिकतर अरावली क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इसलिए अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। तो हमारे जो 4 भौतिक प्रदेश थे, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हमारा था अरावली क्षेत्र, तीसरा था हमारा पूर्वी मैदान, चौथा था हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, हाड़ौती पठार। तो अरावली का जो क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला है, अरावली जो क्षेत्र है इसको खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। तीसरी बात करें हम खनिजों को लेकर राजस्थान में, कि राजस्थान में जो अधिकतर खनिज हम पढ़े खनिजों का वर्गीकरण, कि जो खनिज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो राजस्थान में जो अधिकतर पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, राजस्थान में अधिकतर जो खनिज पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज पाए जाते हैं।
तो ये होगा थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी राजस्थान मतलब कि खनिज को लेकर राजस्थान की क्या स्थिति है उस प्रकार से। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम खनिज का वर्गीकरण। ये खनिजों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार में है। तो जो मुख्य रूप से देखें तो जो खनिज है, खनिज को दो भागों में विभक्त किया गया है। खनिज है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला तो धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। इन दो भागों में राजस्थान में खनिज को वर्गीकृत किया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब इनमें अंतर देखिए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर क्या होता है। तो पहला इसमें अंतर की जगह हम विशेषता पढ़ते हैं, क्योंकि जो विशेषता प्राप्त हो जाएंगे हमें तो अंतर हम अपने आप भी कर सकते हैं। तो धात्विक खनिज की पहली विशेषता देखें कि धात्विक खनिज की पहली विशेषता क्या होती है कि चमकदार होते हैं। तो धात्विक खनिज होते हैं ये अर्थात इनमें चमक होती है। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता देखें कि ये इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात जो धात्विक खनिज होते हैं उनको हम पीट कर गलाकर एक लंबी अर्थात एक तनाव दे सकते हैं, इनको एक रस्सी के रूप में अर्थात इसको बढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट एक तार के रूप में अर्थात एक तार के रूप में इसको बना सकते हैं खनिज, धात्विक खनिजों को। चौथी हम इसमें देखें किसी विशेषता क्या होती है तो इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीय क्या होती है, आघात यानी चोट देना और वर्धनीयता यानी बढ़ना, कि धात्विक खनिजों को चोट देकर हम उसको उसकी आकृति को उसको बढ़ा सकते हैं। और चौथी जो इंपॉर्टेंट है कि विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी प्रकार जो अधात्विक खनिज है इसकी जो मुख्य विशेषता है भंगुर प्रकृति, कि जो धात्विक खनिज होते हैं वो भंगुर प्रकृति के होते हैं, अर्थात अधात्विक खनिज की जो मुख्य विशेषता है वो है भंगुर प्रकृति। वो किस प्रकार कि अधात्विक खनिजों को हम चोट देकर वो भंगुर अर्थात वो टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है वो है ये कि अधिकतर जो अधात्विक खनिज होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। जो अधिकतर जो अधात्विक खनिज होते हैं वे विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये होगा थोड़ा नॉर्मल जानकारी की अधात्विक और अधात्विक जो हमारे खनिज हैं उनमें क्या क्या अंतर होता है, इनकी विशेषता किस प्रकार से है। तो अब हमारे जो धात्विक खनिज है कि हम जो हमारे राजस्थान में जो धात्विक खनिज है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो धात्विक खनिज उसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो लोहे खनिज, लोहे या कदखनी कहें या लोहे धातु कहें। दूसरी हमारी अलोहे खनिज, अलोहे खनिज या अलोहे धातु। अब जो लोहे खनिज है इसमें कौन कौन से आते हैं जिनकी हम हमारे जो क्लास होंगे में पढ़ेंगे। तो लोहे खनिज में एक तो आता है लोहे अयस्क या लोहा, लोहा या लोहे अयस्क। दूसरी इसमें पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में कि किन किन क्षेत्रों में मैग्नीज पाया जाता है, राजस्थान कौन कौन से। और लोहे खनिज होते हैं इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है कि लोहे चुंबकत्व होती है, चुंबकत्व होते हैं अर्थात ये चुंबकत्व धातु होते हैं, अर्थात इनमें चुंबकीय गुण होते हैं। और अलोहे धातु होते हैं ये अचुंबकीय होते हैं, अचुंबकीय होते हैं। तो इसमें जो लोहे खनिज है इसमें तो हम पढ़ेंगे लोहे और लोहे अयस्क के बारे में कि जो राजस्थान है उसमें लोहे अयस्क अर्थात लोहा कहां कहां से अर्थात कौन कौन से जिलों से या उन जिलों में कौन कौन सी जगह से प्राप्त होता है। उसी तरह मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नीज होता है वो राजस्थान में कहां कहां से प्राप्त होता है। और मैग्नीज है इसको उद्योगों मैग्नीज है इसको उद्योग है उनकी प्रमुख इकाई कहा जाता है। इसी प्रकार एलोहे तो धातु है, एलो धातु में हम बात करेंगे एक तो सोना, चांदी, जस्ता तांबा, सीसा और जस्ता, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता। सीसा और जस्ता ये दो ऐसे खनिज है, इनका तो दूसरा नाम है वो है जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, इसके अलावा मैग्नीशियम, टिन, मरकरी ये भी एलोहे धातु के अंतर्गत आते हैं। तो ये है हमारे
जो प्रमुख है जो धात्विक खनिज है वो कि धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा गया है, लोहे खनिज और अलोह खनिज। लोहे खनिज में हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक तो लोहे अयस्क या लोहे अयस्क या लोहा की, दूसरी बात करेंगे हम मैग्नीज की। इसी प्रकार अलोह धातु में बात करेंगे हम सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता या जुड़वा खनिज और टंगस्टन के। तो ये हो गया हमारे जो धात्विक खनिज थे वो कितने प्रकार के होते हैं और उनमें भी कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसी प्रकार हम अधात्विक खनिज में देखें कि अधात्विक खनिज के कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ लिया, अब अधात्विक खनिजों में पढ़ते हैं कि अधात्विक खनिजों में जो पहला आता है वो पढ़ेंगे हम जो ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा खनिज के बारे में पहले पढ़ेंगे हम ऊर्जा खनिज के बारे में या ऊर्जा संसाधनों के बारे में। अधात्विक खनिज का टॉपिक है ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा खनिज। इसमें हम किस के बारे में पढ़ेंगे, तो जो हमारा ऊर्जा संसाधन है इसे पढ़ेंगे। एक तो हम कोयले के बारे में, कोयला, दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें प्राकृतिक गैस, तीसरा पढ़ेंगे हम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ, और चौथा पढ़ेंगे हम इसमें जो हमारा है कोल, बेड, मीथेन के बारे में। किस चीज के बारे में, एक तो पढ़ेंगे कोयले के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में और कोल, बेड और मीथेन। ये चार है, ये चार आते हैं ऊर्जा खनिज संसाधन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इन चार के बारे में। इसके बाद तो दूसरा है वो है हमारा, ये तो फर्स्ट हो गया, दूसरा है हमारा कीमती पत्थर। कीमती पत्थर कि राजस्थान में कौन कौन से धात्विक जो कीमती पत्थर पाए जाते हैं इनमें पढ़ेंगे हम। तो तांबड़ा, पन्ना और हीरा, ये तीन ऐसे कीमती पत्थर हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। उसके बाद जो अधात्विक खनिज अर्थात धात्विक खनिजों और जो धात्विक खनिज थे हमारे उसके अंदर लोहा धातु और अलोह धातु, उनको और इनको छोड़कर जितने भी बचे कुछ जो भी पदार्थ हैं वो अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से वो देखते हैं, रॉक फॉस्फेट, जास्पर, वेलोस्टोमाइट, बेंटोलाइट, इसके बाद मार्बल, संगमरमर, इसके बाद जो कोटा स्टोन, घिया पत्थर, इसके अलावा पोटास, इसके बाद पायराइटीज, पायराइटिस, इसके अलावा जितने भी जो अधात्विक खनिज है जैसे चाइना के लिए, चाइना के लिए, फायर के लिए, वर्मिक्यूराइट, ये मतलब कि धात्विक खनिजों को छोड़कर जितने भी शेष जो खनिज बचते हैं वो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से कुछ के नाम ये रहे, जिप्सम जैसे जास्पर जैसे जिप्सम, ये अधात्विक खनिज है जो जिनके बारे में हम विस्तार से अर्थात जिनके बारे में हमारे जो आगामी क्लास होगी इनमें हम खनिजों के बारे में, इनके अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अधात्विक खनिजों में कौन कौन सा, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, जास्पर, वेलोस्टोमाइट, बेंटोलाइट, मार्बल, कोटा स्टोन, घिया पत्थर। इसके बाद इसके अलावा आता है एक सलेट पत्थर भी आता है, सलेट पत्थर, सलेट पत्थर जो अलवर में पाया जाता है। इसके अलावा वर्मिक्यूलाइट, पोटास, पायराइटिस, चाइना के लिए और फायर के लिए। ये अधिकतर जो अधात्विक खनिज है उनके बारे में कि कौन कौन से हमने अधात्विक खनिजों में तो ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, कीमती पत्थरों के बारे में, और इनमें से जो इंपोर्टेंट है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अधात्विक खनिजों में हम पढ़े जो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं आणविक खनिज, आणविक खनिज। आणविक खनिजों में हम पढ़ेंगे एक तो बेरिलियम, यूरेनियम, लिथियम
और थोरियम के बारे में कि ये जो आणविक खनिज है बेरिलियम, यूरेनियम, लिथियम और थोरियम, ये आणविक खनिज राजस्थान में कहां कहां पर प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात इनका उत्पादन कहां राजस्थान में कहां कहां पर होता है। इसके बाद हम देखें जो हमारे इसमें जो अधात्विक खनिज है, इसमें आता है रासायनिक उर्वरक खनिज, इसमें आता है रासायनिक उर्वरक खनिज। इसमें हम पढ़ेंगे इसमें आते हैं एक तो पोटास आता है, एक आता है रॉक फॉस्फेट, एक तो पोटास आता है, दूसरा रॉक फॉस्फेट और तीसरा आता है इसमें पायराइटिस और जिप्सम, पायराइटिस और जिप्सम। अर्थात ये भी अधात्विक खनिज के ही पार्ट है। कौन कौन से? एक तो आणविक खनिज जिसमें बेरिलियम, यूरेनियम, लिथियम और थोरियम आता है, और जो रासायनिक उर्वरक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से अधात्विक खनिज की, आपको 4-5 धात्विक खनिजों के वो ऑप्शन दे देगा और कहीं रासायनिक उर्वरक या रासायनिक उद्योग से संबंधित खनिज है। पोटास, रॉक फॉस्फेट, पायराइटिस और जिप्सम ये है। ये जिप्सम का उपयोग है वो सीमेंट में भी, अधिकतर सीमेंट में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है, लेकिन रासायनिक उर्वरक में भी जो जिप्सम का उसका अधिकांश उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा जो हमारा खनिज था उसको लेकर जो हमारा नॉर्मल विवरण था वो कि खनिज क्या होता है, खनिज के प्रकार कौन कौन से हैं। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम जो हमारे जितने भी हमने खनिज पढ़े हैं, लोह खनिज, अलोह खनिज और अधात्विक खनिज, इनमें जो इंपॉर्टेंट खनिज है उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक आप ये क्लास अच्छी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।